बटन दबाओ देश बनाओ मुहिम में आप सबको जोड़ते हुए और न्यूज 18 इंडिया की इस पहल के तहत आप सभी लोगों को जो जिनका पहला चरण में चुनाव है सबको वोट डालने के लिए प्रेरित करते हुए बटन दबाओ देश बनाओ। और मैं प्रतीक त्रिवेदी इस वक्त मौजूद गया में, जहां पर पहले चरण का चुनाव चल रहा है। और जो पीछे की तस्वीरें आप वो देख रहे हैं, जहां पे लगातार वोटिंग हो रही है और लगातार वोट यहां पे कास्ट किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पांचवें चरण का जो है नामांकन हो रहा है और जो दो तस्वीर बेहद अहम जिसपे आप सब लोग देखना चाहेंगे और हम उस तरफ ले चलते हैं जहां अमेठी, जहां पर प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी रायबरेली जहां पे तैयारी चल रही है उनके नामांकन से उससे पहले वेदी सजी है पूजा के साजो सामान वहां पे मौजूद हैं। रायबरेली जहां पे हमारे सहयोगी अरुण मौजूद हैं। रायबरेली में हम उनसे बात भी करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि रायबरेली और अमेठी के ये दो दृश्य, पांचवां चरण जहां पे नामांकन होना है वहां उससे पहले पूजा पाठ की तैयारी, परंपरागत सीट कांग्रेस की जहां पे दोनों लोग कांग्रेस के राहुल गांधी और सोनिया गांधी लड़ती हैं। लेकिन जो अमेठी का दृश्य आप देख रहे हैं वो स्मृति ईरानी ये पूजा पाठ का है, जैसे अपने पति के साथ वो शरीक हुई हैं। अमेठी का ये दृश्य जिसको आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, और साथ ही साथ आप रायबरेली का जो ये दृश्य देख रहे हैं वो वेदी जहां पर सोनिया गांधी के पूजा पाठ की तैयारी है। ये दो दृश्य पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश के बीच का है, अमेठी और रायबरेली दोनों सटी हुई कॉन्स्टिट्यूंसी जहां का आप दृश्य देख रहे हैं, जहां पे स्मृति ईरानी बीजेपी के नेता अपना नामांकन करेंगी, उसके पहले तैयारी पूजा पाठ की वो दृश्य आप, और रायबरेली में सोनिया गांधी के। हम अपने सहयोगी अरुण सिंह की ओर रुख करना चाहेंगे। सबसे पहले अरुण से बात करना चाहेंगे। अरुण हमारे साथ मौजूद हैं रायबरेली में। अरुण, ये पूजा पाठ तो जरूरी है, तैयारी चल रही है, लेकिन बहुत सारी चीजें हम देख रहे थे और ये जो दृश्य है ये अब कह सकते हैं कि गांधी परिवार में बहुत कॉमन है। इसको बार बार कहा जाता है। वायनाड में जब जाते हैं, आप वहां पे मौजूद थे, वहां कुछ दृश्य दिखते हैं, लेकिन वो एक छवि जो है वो ये कि हमारी स्वीकार्य छवि है सारे लोगों में, पंथ रिलीजन से ऊपर, ये वो छवि दिखाने की कोशिश है जो पूजा पाठ की तैयारी है। इसको क्या दर्शाता है अरुण जी? देखिए प्रतीक, सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं कि सोनिया गांधी भुए मऊ गेस्ट हाउस से जब आएंगी तो यहाँ पर एक छोटा सा मां अपराजिता का मंदिर है। यहाँ पर वो हवन करेंगी, पूजा करेंगी। और इस मंदिर का इतिहास नेहरू गांधी परिवार के साथ काफ़ी पुराने अरसे से जुड़ा हुआ है। 1967 में जब इंदिरा गांधी यहाँ चुनाव लड़ने आई थी तब पहली बार इस मंदिर में वो आई थी और यहाँ से उन्होंने हवन करके और नामांकन दाखिल किया था। और उसके बाद 4-5 बार लगातार जब तक वो यहाँ का प्रतिनिधित्व करती रहीं, यहाँ लगातार वो नामांकन से पहले पूजा पाठ और हवन करती रहीं। और उसके बाद ये परंपरा बीच में टूट गई थी जब दूसरे लोग, नेहरू गांधी परिवार से इतर लोगों ने जब चुनाव लड़ा है रायबरेली से, तो इस परंपरा का पालन उस वक्त नहीं हुआ था। लेकिन 2004 में जैसे ही सोनिया गांधी आई, मैं आपको बताता हूँ, तब से लेके अब तक लगातार वो भी इस परंपरा का पालन कर रही हैं। और थोड़ी देर बाद वो यहाँ पर पहुँचने वाली हैं। मंदिर के अंदर एसपीजी सुरक्षा कर्मियों ने मंदिर को टेक ओवर कर लिया है। बाहर से तस्वीर दिखाई मैंने, दूसरी तस्वीर आपको दिखाता हूँ। तैयारी क्या है नामांकन की और क्यों रायबरेली और अमेठी को नेहरू गांधी परिवार का गढ़ कहा जाता है। ये देखिए, औरतें जो है यहाँ की रायबरेली की जो पार्टी की समर्थक हैं वो लगातार यहाँ पर नाच गा करके सोनिया गांधी के नामांकन से पहले पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक तरह से उत्साह और जोश भर रही है। और यहाँ से लेकर के कलेक्ट्रेट तक लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है सड़क का। और प्रतीक, ये कहा जा रहा है कि शो ऑफ स्ट्रेंथ जब पूरा गांधी परिवार यहाँ पर होगा, राहुल गांधी होंगे, प्रियंका गांधी होंगी, वो सब लोग यहाँ पर जाएंगी। मैं आपको दिखाता हूँ तस्वीरें, एक बार फिर देखिए ये जो तैयारी है वो किस कदर है। तो एक तरह से आपने देखा था कि एक तरफ अमेठी में स्मृति ईरानी लगातार वहाँ पर कैंप कर रही थी, प्रचार कर रही थी और आज पूजा पाठ के बाद नामांकन करेंगी। और यहाँ पर सोनिया गांधी दोनों तरफ से, एक तरफ देखिए तो एक के पास अपना गढ़ बचाने की चुनौती है तो दूसरे के सामने उसमें सेब लगाने की प्रतीक। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही फरमा रहे हैं आप। और उधर स्मृति ईरानी की तरफ रुख करेंगे जहां पे वो अमेठी में अपना नामांकन करेंगे। वहां भी पूजा पाठ की तैयारी है, वहां भी
इस तरह के धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं, उससे पहले आशीर्वाद लेने मंदिर में जाने। तो आपने अपराजिता के मंदिर में जहां पर सोनिया गांधी पहुंचेंगी अपराजिता के मंदिर रायबरेली में, और हम रायबरेली से रुख करेंगे अमेठी का, जहां पर हमारे सहयोगी राजीव मौजूद हैं जानकारी के साथ। राजीव, वहां क्या तैयारी, अमेठी में क्या तैयारी है, मंदिर कौन सा है, मंदिर में क्या अनुष्ठान किया जा रहा है, और स्मृति ईरानी और अपने पति के साथ मौजूद हैं, क्या कुछ बातचीत हुई, क्या कुछ वो कहती हैं, और क्या अनुष्ठान का महत्व है जो वहां पे किया जा रहा है नामांकन से पहले। राजीव। प्रतीक, जैसा कि अभी अरुण ने बताया कि सोनिया गांधी नामांकन से पहले अपराजिता मंदिर में जाएंगी और पूजा अर्चना करेंगी, उसी के तर्ज पर स्मृति ईरानी इस वक्त जो अमेठी का बीजेपी कार्यालय है उसके प्रथम तल पर आप देख रहे हैं कि पूजा अर्चना कर रही हैं, यहाँ पर हवन करेंगी। और बूढ़न माता का ये मंदिर है जो कि बीजेपी दफ्तर के परिसर में बना हुआ है, और क्योंकि नवरात्र चल रहा है तो नवरात्र के मौके पर आज स्मृति ईरानी अपने पति के साथ, जुबिन ईरानी के साथ पूजा अर्चना कर रही हैं, और अभी यहाँ पर हवन भी वो करेंगी। और कहीं ना कहीं ये मान्यता है कि जो बूढ़न माता जो ये मंदिर है ये काफी प्राचीन है, और जो लोग यहाँ पर विधिवत पूजा पाठ करके अपनी जो मनोकामना मानते हैं वो पूरा होती है। और उसी के तहत आप देख सकते हैं कि स्मृति ईरानी यहाँ पर पूजा अर्चना कर रही हैं। अब से कुछ देर बाद जब ये पूजा अर्चना का क्रम पूरा होगा तब खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचेंगे, और ये स्मृति ईरानी नामांकन से पहले उनका रोड शो शुरू होगा, और जो कि बीजेपी कार्यालय से जो अमेठी कलेक्ट्रेट है करीब 3 किलोमीटर लंबा रोड शो होगा, उसमें स्मृति ईरानी के साथ खुद सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे। वह योगी सरकार के कई कद्दावर मंत्री समेत हजारों की संख्या में भीड़ जुटाने का दावा किया जा रहा है। जैसा कि लगातार बीजेपी द्वारा ये कोशिश की जाती है, और ये इस बार रणनीति बनाई गई है कि किसी भी तरह जो ये कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है रायबरेली और अमेठी, उसमें सेंध लगानी है, उसमें अपना बीजेपी का परचम लहराना है। और उसी के तहत आप देखते रहे कि बीते वर्षों में भी स्मृति ईरानी लगातार अमेठी में सक्रिय रही हैं। और अगर इस दौरे की बात करें तो पिछले चुनाव में करीब 1 लाख से मिली हार के बाद ये स्मृति ईरानी का 31वां दौरा है, ये नामांकन करने पहुंची, और इसी पूजा अर्चना के बाद रोड शो शुरू होगा, नामांकन करेंगे, और फिर कांग्रेस के गढ़ में ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को घेरने की मुहिम का आगाज करेंगे। जी प्रतीक। शुक्रिया राजीव, पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरुण जो कि वो रायबरेली से हमारे साथ थे, जो कि जानकारी दे रहे थे, लेकिन हम आपको बताएं जहां पे मैं मौजूद हूं वो गया पे जहां पे मौजूद थे वहां पर हैं, जहां पर लगातार वोट डाले जा रहे हैं। जनता हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ मेहमान भी हमारे मौजूद हैं, उनसे मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूं, तारुफ करा देता हूं, लेकिन क्योंकि चर्चा इस वक्त रायबरेली और अमेठी की हो रही है, हम उसी चर्चा पे बने रहेंगे। लेकिन हमारे साथ जो मौजूद हैं 2 वरिष्ठ पत्रकार, शेषनारायण सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, रामकृपाल सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर। संगीत रागी हमारे साथ, RSS के विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ेंगे इस पूरी चर्चा में, बहुत बहुत शुक्रिया। हरीश खुराना जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया हरीश जी। और अमन पवार हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद रहेंगे। बहुत छोटे छोटे सवाल और छोटे छोटे सवालों के जवाब शेषनारायण जी और रामकृपाल जी से हम शुरू करना चाहेंगे। शेषनारायण जी, अमेठी से मैं शुरू करना चाहूंगा। पूजा अनुष्ठान का दौर चल रहा है और उधर रायबरेली में चल रहा है, लेकिन अमेठी में क्या लगता है कि इस बार चुनाव में कोई चीज दिखेगी जिसको कि लग रहा था पिछली बार त्रिकोणीय हो गया था, इस बार आमने सामने है मामला, तो इस बार अमेठी क्या सेंटर फिगर रहेगी या इसको लगता है कि परंपरागत सीट है वो कांग्रेस की? शेषनारायण जी। सरकार, योगी की सरकार पूरा दांव पे लगा हुआ है, उनकी प्रेस्टीज वहाँ, और राहुल गांधी जो हैं जो चैलेंजर हैं उनकी प्रेस्टीज दांव पे है। और ये तो ऑलरेडी कहा ही जा रहा है कि हार के डर से भाग खड़े हुए हैं, तो वो तो चर्चा में रहेगा। मैं व्यक्तिगत रूप से आज अमेठी मिस कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे मौक़ों पे हम आमतौर पे उधर ही टहलते पाए जाते थे, लेकिन ये है कि आज वो जी 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 तो वो सेंट्रल स्टेज तो रहेगा, क्योंकि रामकृपाल जी मौजूद है, वरिष्ठ पद। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कोशिश करेंगे शेषनारायण जी, जब आप अमेठी पहुंचे तो उस समय मैं भी वहां पे पहुंचूं, और अगर आप प्रोग्राम बनाए तो बहुत अच्छा रहेगा। रामकृपाल जी हमारे साथ मौजूद है। रामकृपाल जी, जो सवाल मैंने पूछा था, अमेठी क्या कुछ चौंकाने वाली चीजें होंगी वहां, या लगता है कि ये बिल्कुल परंपरागत सीट है, हार जीत का जो मार्जिन होता है वो कम ज्यादा होता है, लेकिन वो चीजें वैसे ही रहेंगी? देख भाई, देखिए
इतने दिनों से हर पार्टियों ने अपनी अपनी दलीलें, हर नेता ने अपना अपना पक्ष जनता की अदालत में रख दिया है। आज से जजमेंट लिखने की कार्रवाई जनता कर रही है। उन जनता के बीच आप हैं और आपसे जो कुछ हम लोग सुनते हैं उसी के आधार पर मुझे तो यहाँ से कुछ भी नहीं पता है। माहौल आप देख रहे हैं। निश्चित तौर पर अमेठी 23 तारीख, देखिए 23 तारीख तक वो ज़्यादा सुर्खियों में रहेगा। जैसा शेष भाई ने कहा कि पार्टियों की, बड़े बड़े नेताओं की, सबकी इज्जत दांव पे लगी हुई है, लेकिन आज की तारीख में मैं इतना कहूँगा कि वोटर के बारे में सब कुछ दुनिया में आप आकलन कर सकते हैं। वोटर जो है बहुत साइलेंट है। वो क्या करने जा रहा है इसका पता मुझे लगता है कि कोई स्पेकुलेशन करना अभी बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। हाँ हाँ जी बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं, दुरुस्त फरमा रहे हैं कि बड़ा मुश्किल होता है। उधार ना खड़े रहिए, पास आ जाइए, सामने आ जाइए और शरीक हो जाइए। जिधर आप मैं खड़ा हूं वहां पे कतार जो है थोड़ा सिकुड़ जाती है, लेकिन फिर उसके बाद थोड़ा जुड़ जाती है। तमाम सारे लोग मौजूद हैं। आप वोट डालें, वोट देखिए, डालिए जाके, पहले वोट डालिए जाके, उसके बाद फिर यहाँ तमाशा में शरीक होइए, क्योंकि ये तमाशा तो चलेगा दोपहर पर, शाम हम लोग भी यहीं में रहेंगे, कुछ लोग स्टूडियो में बैठे रहेंगे, कुछ तो पहले वोट डाल के आइए। जब वोट डाल के आएंगे, मैं डाल कर आ गया हूँ। वोट डाल के आ गए, तो इस बार वोट डाला तो क्या सोचा? इस बार 14 में डाला था जी, 14 तो 14 में डाला था तो क्या सोचा था, और 19 में डाला तो क्या सोचा? 14 में मैंने सरकार को बनाया, ठीक है। अब मैं देश को बचाना चाहता हूँ और सारे जनता से मेरा निवेदन है कि आप देश को बचाइए। देश को बचाइए जी बिल्कुल, देश को बचाइए। तो भैया ऐसा करो, क्या नाम हो गया? सैयद मोहसिन रजा। मोहसिन रजा साहब, वोट कहाँ है आपका? ये ट्रेनिंग स्कूल। ट्रेनिंग स्कूल। तो वोट डाला थे कि अभी पहले बात करेंगे? बात कर ले। अच्छा, तो चार्जअप हो जाएंगे। आ जाइए, पास आ जाइए। तो मोहसिन रजा साहब, क्या दिमाग में, आपके दिमाग में क्या है जब वोट डालने जा रहे हैं आप? देखिए, एक शिक्षित व्यक्ति को तो सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि ये प्रधानमंत्री को चुन नहीं रहे हम एक सांसद को चुनेंगे, बेहतर सांसद को। अभी यहाँ पर जितने लोग खड़े हुए हैं वो एक तरफ की सिर्फ बात कर रहे हैं। उनको चाहिए कि पहले वो शिक्षा भी हासिल करें। उनको ये भी पता नहीं है कि अभी यहाँ लोकसभा में कितनी विधानसभा आती है, ये भी पता नहीं। आगे बढ़िए। तो एक चीज बता दें रजा साहब, ये हो सकता ना पता हो, लेकिन वोटर को कम आंकना, बड़े बड़े विशेषज्ञ जिनकी बड़ी बड़ी मोटी और बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, मात खा गए चुनावों में। मेरा कहने का मतलब सही कहा कि नहीं? रजा साहब, पूरा बोलने का मौका मिलेगा। रजा साहब, पूरा मौका। बड़े बड़े धुरंधर मात खा गए, है ना? तो वोटर को तो कम कभी आंकना ही नहीं चाहिए। क्या कहते हो तुम? आंकना चाहिए कि नहीं? आंकना चाहिए। आंकना कम नहीं चाहिए ना? इस बार सबसे बड़ा लगता है मेरे हिसाब से नौजवानों को ठगा गया है। नौजवानों को ठगा गया 4 सालों में। 4 सालों में। हाँ। ठीक है। तो देश में सबसे बड़ा मुद्दा लगता है कि बेरोजगारी रहेगी। बेरोजगारी रहेगी मुद्दा। हाँ रजा साहब, पूरा करिए बात जल्दी, तो फिर मैं जाऊं, क्योंकि कांग्रेस, बीजेपी और आरएसएस के लोग। 4.5 करोड़ रोजगार चला गया। हाँ, जनधन में खाता बोला खुलवाया। क्या ये 5 ही साल में सारा काम हुआ है? ये सारा काम 5 सालों में नहीं हुआ है। ये जनधन खाता आप खुलवाते कैसे अगर कांग्रेस बैंक नहीं देती? अच्छा, राष्ट्रीयकरण ना करता। अच्छा, ठीक है, नहीं करता। अच्छा, ठीक है, ठीक है। कि अभी देख रहे हैं हम लोग कि मुद्दा सिर्फ राष्ट्रवाद का मतलब ये नहीं कि हम पाकिस्तान को मार दें, हम किसी पर हमला कर दें। बिल्कुल ठीक है, ये राष्ट्रवाद नहीं है। राष्ट्रवाद का सही डेफिनेशन ये है कि हर व्यक्ति को रोजगार मिले, हर व्यक्ति को जीने का अधिकार मिले। तो अब वोट डाले? वोट डाल दिया, देखिए। अच्छा, क्या नाम हो गया? मेरा जावेद अली। जावेद अली, वोट डाला? क्या सोचा? विकास। अरे तुम खड़े थे, अभी वोट डाला, तब नहीं वोट डाले थे? वोट डाल के आ गए? अरे यार, क्या बात है। अब तुम्हारे साथ सेल्फी खिंचाएंगे। तो जनाब अली सब ये है कि बातचीत के सिलसिले को तो हम जरूर जोड़ते रहेंगे। वो दिन भर की बात है। आप डाला है? नहीं, हमको वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। और आप? हाँ, डाले हैं सर। कहाँ डाला है? नादरागंज में। तो डाल के आए हो? ठीक है, खड़े रहो, अभी बातचीत करेंगे। क्या सोच रहे थे जब डाल रहे थे वोट? एक अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी को चाहते थे। अच्छा, नाम हम नहीं। बाबूजी, धूप में ना खड़ो, पास आ जाओ छाई में। मतलब ये धूप अच्छी नहीं है, ये वाली तेज होती है धूप, चैत माह का। ठीक है, ठीक है सर। हम क्या बोले? बोलिए नहीं कुछ, तमाशा देखिए। वही देख। बाकी बातचीत करने के लिए लोग बैठे। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, रजा साहब रुकिए, मैं सवाल उधर रख रहा हूँ। कोई सवाल है मन में तो बताइए, मैं रख दूं। वहाँ पे बड़े बड़े लोग बैठे हैं स्टूडियो में। ना सर, सवाल ये है कि हुकूमत बदलना है। ये हुकूमत बदलना है एकदम। मोदी को भगाना है बस, हर तरह से। अच्छा, जैसे भी। अच्छा,
नहीं सर, मैंने तो मोदी को लाना है। किसी भी हाल में मोदी को लाना है। किसी हाल में मोदी को लाना है जी सर, क्योंकि देश के लिए कुछ काम करना है तो मोदी को लाना है। अब यार ये तो हो गई, सब चलेगा। हाँ, हमको देश को अपने अर्थव्यवस्था को सही करना है और पूरे देश के देशवासियों के लिए करना है, इसलिए चोर पूरे देशवासियों के लिए अच्छा दिन आए और सबको युवाओं को रोजगार मिले, नौकरी मिले, शिक्षा मिले। ये मुद्दा है भाई। कांग्रेस की हमारी जो प्रवक्ता है अमन पवार साहब मौजूद हैं और हमारे साथ हरीश खुराना जी। हरीश जी, तो या तो मुद्दा तो देख लिया आपने, इस मुद्दे पे कई लोग हैं जो बिल्कुल साफ गोई के साथ कहते हैं, लेकिन बात ये आज ये नहीं है। सवाल ये है कि आप जब अपना रिपोर्ट कार्ड बताते हैं तो कांग्रेस आपसे बराबर ये पूछती है कि रोजगार के मुद्दे पे आपने क्या किया। और बिहार में जाहिर सी बात है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में पूरे रोजगार मुद्दा है, इसको आप नकार नहीं सकते। हरीश जी, हाँ बिल्कुल, मैं आपका सवाल रख दिया मैंने। हरीश जी देखिए, सबसे पहले तो मैं इस लोकतंत्र के जो महापर्व है, जिस प्रकार से लोग निकल रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से सब जनता से अपील करूंगा कि निकल के वोट जरूर दें। पहली बात, क्योंकि लोकतंत्र का पर्व है, आपका अधिकार है वोट डालना। दूसरी बात जो आपने करी, देखिए हम जो वोट मांग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जो वोट मांग रही है, होल्ड ऑन सर, सिन्हा जी बोलूं? सिन्हा जी, 100 मीटर के अंदर देखिए जो भारतीय जनता पार्टी जो वोट मांग रही है, देखिए भारतीय जनता पार्टी जो वोट मांग रही है, जो हैं, अगर मैं 5 प्रमुख मुद्दे गिनवाऊं, सबसे पहला मुद्दा है देश की सुरक्षा, दूसरा मुद्दा है देश का विकास, तीसरा मुद्दा है जिस प्रकार से आज देश के अंदर एक माहौल बना हुआ है और जिस प्रकार का शासन नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट जो आज की डेट में है कि जिस प्रकार से आज आर्थिक विकास इस देश का हुआ है, और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट जिस प्रकार से आज हमारा विदेशों के अंदर एक नीला पासपोर्ट जो हम लेके जाते हैं, उसकी वैल्यू जो बढ़ी है, देश का जो मान सम्मान बढ़ा है, वो इन 4-5 बड़े जो मुद्दे हैं ये हैं। अब आपने जो बात कही रोजगार की, अगर हम रोजगार की बात करें, मैं तमाम मेरे मित्र साथ बैठे हैं, वो इस पर एग्री नहीं करेंगे मुझे मालूम है, लेकिन ईपीएफओ का डाटा क्या कहता है, 2.5 करोड़ अगर ईपीएफ अकाउंट खुले तो अपने हवा में तो नहीं आए। आज देश के अंदर खुद कहते हैं 4 किलोमीटर पर डे के हिसाब से इनके राज्य में चलता था, 28-30 किलोमीटर हाईवे बन रहे हैं पर डे के हिसाब से, तो कोई हवा में तो बन नहीं रहे, हरीश ऑफकोर्स नहीं, लोग बना रहे हैं। आप कह रहे हैं 21 किलोमीटर पर डे आप बना रहे हैं, आपके पास डाटा है। नहीं, अमन भी मौजूद है। अमन, ये तमाम सारे मुद्दे जब आप इनको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आप यही बात कहते हैं, इनके ऊपर सामने रखते हैं कि हम विकास का कार्ड मांग रहे हैं और ये विकास के ही कार्ड को सामने रख रहे हैं। तो मुश्किल कहां है, जनता क्या समझे और जनता कहां से रिजल्ट निकाले? अगर विकास का कार्ड अगर भारतीय जनता पार्टी सामने रख रही होती तो जब वो अपना संकल्प पत्र आप लोगों के बीच में लेकर के आए थे तो आपने देखा किस तरीके से अमित शाह और प्रधानमंत्री फुर करके भाग गए। एक सवाल आप लोगों से मीडिया से नहीं लिया, क्यों? क्योंकि जो वादे 2014 में करे थे वही 2019 में कर रहे हैं। कह रहे थे कि हम किसानों की जो आय है वो डबल कर देंगे, 2014 में भी यही कहा था कि एमएसपी डबल कर देंगे, उस समय भी इन्होंने बात करी थी कि महंगाई कम कर देंगे। आज आप महंगाई की दर देखेंगे तो आसमान छू रही है, पेट्रोल डीजल के दाम देखिए। इन्होंने बात करी थी कि 2 करोड़ नौकरियां हम प्रति वर्ष देंगे, 5 साल में 10 करोड़ नौकरियां देंगे। एनएसएसओ सरकार की खुद की सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है, उनका सर्वे आया कि मोदी जी के कार्यकाल में 4 करोड़ 70 लाख नौकरियां भारतवर्ष में गवा गए। 370 आर्टिकल 370 की बात करी थी, आज कोई नाम निशान उसका नहीं है। और ये बात करते हैं, सपोर्ट करते हो आप, ये बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। आप लेकर के क्यों नहीं आते? हम तो सपोर्ट कर रहे हैं, हम कह रहे हैं वुमेन रिजर्वेशन बिल क्यों नहीं लेकर के आए? हमने तो राज्यसभा से पास किया था। ये देखिए, इन्होंने बोला बहुत 370 का सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत हुआ, 370 का सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं अमन भाई। ये बोलते बहुत हुआ, क्या बात है, बहुत हुआ नारी पर वार। इस बार मोदी सरकार 370 में सपोर्ट कर रही है, बहुत हुआ महिलाओं पर वार। मैंने सुना हरीश, मैंने सुना क्या बोल रहे हैं, हरीश, मैंने सुना
आप लेकर के तो आइए, आप लेकर के आइए ना, आप लेकर के क्यों नहीं आए? मैंने सुना, अरे आप लेकर के क्यों नहीं आते हैं? आपका क्या कह रहे हैं? आप लेकर के क्यों नहीं आते हैं? मेरा ये पूछना है, आप मैनिफेस्टो में ही रखेंगे कि बाहर भी लेकर के आएंगे? आपका मैनिफेस्टो अरे आप ये बताइए, आप लेकर के आएंगे, नहीं हटाएंगे, आप लेकर के आएंगे कि आप सिर्फ मैनिफेस्टो में रखेंगे? राम मंदिर की बात करते हैं हर बार मैनिफेस्टो में, पिछले 8 मैनिफेस्टो से राम मंदिर की बात कर रहे हैं। पूरा सवाल सुन लो हरीश, हरीश पूरा सवाल, हरीश मैंने सुना, हरीश मैंने सुना, हरीश मैंने सुना, सुना हरीश पूरा सवाल, हरीश पूरा सवाल सुनो, उनका पूरा सवाल सुनो। उन्होंने कहा कि आपने लिखा है या सिर्फ लिखाई भर है या करेंगे, वो पूरा सवाल सुनो। आधे हिस्सा लेके उड़ती चिड़िया के पर लेके भागो नहीं, उड़ती चिड़िया के पर लेके मत भागो, पूरी बात सुनो, पूरी बात सुनो एंड देन रिस्पॉन्ड। जी हरीश, मेरा कहना ये है प्रतीक जी, नाउ यू रिस्पॉन्ड हरीश, नाउ यू रिस्पॉन्ड हरीश। हाँ जी, बाहर लेकर के आइए, सिर्फ मैनिफेस्टो में रखेंगे या कभी इस पे एक्शन भी लेंगे? आपका नाम हरीश खुराना नहीं है। प्रतीक जी पूछिए क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि पूरी बात सुन के रिस्पॉन्ड करिए हरीश जी। वो ये कह रहे हैं कि आपने मैनिफेस्टो में तो बहुत सारी चीजें पिछली बार भी लिखी थी, तो वो बातें तो नहीं हो पाई, तो उसका लेखा जोखा है, तो वो भी मांग रहे हैं प्रतीक जी। 370 की देन कौन है? आज जो हिंदुस्तान में कश्मीर का हाल है वो अरे कौन है? आपने तो हटाने की बात करी थी, हटाते क्यों नहीं है? हमारा ये सवाल है। 2/3 बहुमत चाहिए, समर्थन करने आप लेकर के तो करेंगे। आप राम मंदिर की बात करते हैं हर मैनिफेस्टो में, कोई काम तो करते नहीं है। और जब सवाल पूछा जाता है तो मोदी जी भाग जाते हैं। आपने मोदी जी ने पिछले 5 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। रागी मौजूद है, मैं प्रोफेसर रागी, नहीं प्रोफेसर रागी मौजूद है। मैं दोनों लोगों को शांत करना चाहूँ क्योंकि मैं स्टूडियो में मौजूद नहीं हूँ, मैं बाहर खड़ा हूँ। प्रोफेसर रागी मेरे साथ सामने मौजूद है, वो स्टूडियो में मौजूद है। प्रोफेसर रागी, ये 370 की 35A की बात हो रही है, मैं जानता हूँ इस पे आप लोगों का एक स्टैंड है और वो स्टैंड क्लियर है। आप ही को अगर नंबर कॉपी जांचने की मिल जाए ये एनडीए की, तो आप ही को कॉपी जांचनी हो और इसी मुद्दे पे जांचनी हो कॉपी, तो आप इनको कहां पाते हैं, कहां कितने नंबर दे पाएंगे? जो आज ये मैनिफेस्टो में है, चलिए बात मान ली हमने, लेकिन अगर इसी मुद्दे पे कांग्रेस आपसे सवाल पूछ रही है कि कॉपी आपको ही चेक करनी है, रागी साहब प्रोफेसर हैं आप ही कॉपी चेक करिए, तो कहां ये रुकते हैं, कहां पे ये बैठते हैं? सवाल ये है प्रोफेसर रागी। प्रतीक जी, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर नहीं ललकारे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कांग्रेस 370 ले आई, पिछले खाने से 35A लाई। आपने हटा क्यों नहीं दिया? देखिए मैंने सर बोल रहा हूँ, थोड़ा सा धैर्य दीजिए ना, मुझे बोलना है ना। 35A लाई और अभी जो उनका मैनिफेस्टो आया है उसमें उन्होंने 370 और 35A को बरकरार रखने की बात की है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी से ये बिल्कुल इस देश को उम्मीद थी, ये भरोसा था कि भारतीय जनता पार्टी 370 की दिशा में आगे बढ़ेगी। 35A पर तो संसद में भी जाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि जहां तक मैं जानता हूं 35A को जो है वो प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन से खत्म किया जा सकता है। दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं किया है, लेकिन यदि उन्होंने वादा किया है, एक मिनट जरा सा फेलियर तो माना सर, जरा सा सुनिए भाई, सुनिए, हम बीजेपी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अब आपके बीच में चुनाव ये करना है कि एक कम से कम भरोसा दे रहा है, दूसरा कम से कम भरोसा दे ही नहीं रहा है। देख कह रहा है कि हम राम मंदिर बनाने के लिए कृत संकल्प हैं और वही संकल्प हैं, दूसरा कह रहा है कि हम वहां जाएंगे नहीं क्योंकि वो डिस्प्यूटेड प्लेस है। एक तो जुमले दे रहा है, एक सच्चाई की बात कर रहा है। नहीं, देखिए, जुमले दे रहा है और एक सच्चाई की बात कर रहा है। प्रतीक जी, लोकतंत्र में जो चुनाव होता है ना, वो बेहतर और उससे बेहतर के बीच में चुनाव होता है, ठीक है? या आप जाते हैं तो सेल के मार्केट में जाने हैं, सब सेल में लगा हुआ है, लेकिन बेहतर वाले को आप चुनाव करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी में खामियां नहीं है, खामियां भी हैं, लेकिन कांग्रेस जो देश को भरोसा नहीं दे सकती है, कांग्रेस राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा नहीं कर सकती है। एक डायनेस्टी को और एक परिवार की पार्टी को मैनिपुलेट करना विदेशी ताकतों के लिए आसान है, लेकिन एक डेमोक्रेसी के द्वारा चुने हुए सरकार को मैनिपुलेट करना बाहर के ताकतों के लिए उतना आसान नहीं है। 1965 का हमने जंग नहीं जीती। कांग्रेस के लीडर थे इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने अपनी जान इस देश के लिए दे दी और ये कह रहे हैं कि हम राष्ट्रीय हित की सुरक्षा नहीं कर सकते। हमने 1971 की जंग जीती
जीती, हमने 1965 की जीती। सर, और ये कह रहे हैं हमने राष्ट्रीय वो कांग्रेस आज की नहीं है, आज की अरे जो आप कांग्रेस है को मत बताइए, वो कांग्रेस इटालियन क्रिश्चियन कांग्रेस है, और इटालियन नेशनल कांग्रेस है, कर रहे हैं। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा इटालियन क्रिश्चियन कांग्रेस है, इसके तार कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, देश ने देखा, इसके तार मौलानाओं से जुड़े हुए हैं, इसके तार चाइना और पाकिस्तान से जुड़ जाते हैं, इसलिए इस परिवार पर भरोसा नहीं किया जा सकता। प्रोफेसर मैं देखिए वहां पे दो वरिष्ठ पत्रकार वहां भी बैठे हैं, जनता यहाँ तमाम सारी जनता वहां पे मौजूद है, यहाँ पे ग्राउंड जीरो पे। मैं एक सवाल रख देता हूं, मुद्दा क्या है एक्चुअली में? मैं दो विद इन ए सेकेंड मैं आई एम कमिंग कि राष्ट्रवाद जो आप जिसकी बात हो रही है वो, या ग्राउंड में जो कांग्रेस कह रही है कि भाई हुआ ही नहीं, कुछ हुआ नहीं, ये बात है। तो मुद्दा प्रखर रूप से कौन सामने है जब वोट करने जा रहा है? मैं एक लेता चला जाऊंगा। जी, आपने वोट किया? जी। करे यही किया? आगे वाले में क्या सोच रहे थे जब वोट डाला आपने? क्या सोच रहे, हमारा देश का विकास हो, अच्छा काम हो। अभी के डेट में जो अच्छा काम करे उनको मैंने वोट दिया। अच्छा, जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको वोट दिया। अब बाबूजी आप दिया? वोट दे दिया। हाँ, आपसे तो बोला था हमने डाल के आइए, आइए आगे। अब आपके साथ सेल्फी हम खिंचा लेंगे। तो जब वोट डाला तो क्या सोचा? वोट दिया तो हम सभी जनता से अपील करेंगे कि वो अपना वोट दे, जरूर दे। नहीं तो ये तो आप नेताजी वाली बात हो गई, आगे आओ। अपील कर दिया। हम तो ये सवाल पूछ रहे हैं। हाँ, जैसे अगर ये आप पकड़ लेंगे और आप हमसे पूछेंगे वोट डाला है, तो मैं कहूंगा हाँ, फिर आप पूछेंगे आपने वोट डाला तो क्या दिमाग में था, तब हम उसका जवाब देंगे। हम आपसे अपील नहीं कह रहे हैं। अच्छा। वो तो हम कह ही रहे हैं कि बटन दबाओ देश बनाओ, बटन दबाओ देश बनाओ। आपके दिमाग में, जहन में क्या था जब आप बटन दबा रहे थे? बटन दबा रहे तो यही सोच रहे थे कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री मोदी जी बने, ये सोच रहे थे। जी हाँ। ठीक है। हेलो, हाँ बोलो। हाँ बोलिए। मेरा कहना यही है कि हमारा जो सांसद चुना जाए वो संसद में जाके हमारी बात रखे। ऐसा ना हो जो एक दिन संसद में प्रेजेंट नहीं हो, वैसा सांसद नहीं चुनना चाहिए। संसद में हमारी बात रखिए, हमारे क्षेत्र में क्या चाहिए, क्या मतलब आपको जो लगता है कि जो क्षेत्र की समस्याएं हैं और जो क्षेत्र उस पर बात हुई, बात उठाए सर। जो हमारे संसदीय क्षेत्र 10 साल से रह रहे हैं और उनको बात करने के भी संसद में कभी मैंने देखा नहीं, लेकिन यहाँ से जो संसदीय क्षेत्र जाना चाहिए, जो बोले हमारे क्षेत्र के बारे में, विकास के बारे में बात करें। यहाँ जहाँ तक कोई पार्टी घोषणा पत्र यहाँ देती है, लेकिन अपने पार्टी के पीछे नहीं बोलती है, दूसरे पार्टी के विरुद्ध में बोलने लगते हैं कि ये पार्टी अपनी बात, क्षेत्र की बात सर। तो समझ मैं एक चीज, रोजगार चाहिए। हाँ, रोजगार चाहिए। मैं एक बात, क्योंकि बाबू ऑफ कोर्स रोजगार का मुद्दा बड़ा मुद्दा है, मुझे मालूम है बिहार में, यूपी में। लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूं कि जब दिमाग में वोट डालने जा रहे थे तो पुलवामा का जो हुआ वो दिमाग में था या नहीं? उसके अतिरिक्त राष्ट्र हित तो हमेशा सर्वोपरि होता है। हम लोग ये सर हम देखते हैं सर, हमारे गया में विकास दिन प्रतिदिन नहीं हो रहा है सर, लेकिन हमारे देश में विकास हो रहा है। लेकिन जिस तरह से हमारी बोध गया एक बड़ी धरती है, जन्मभूमि है बुद्ध भगवान की, इस जगह पर हमारे देख रहे हैं विष्णु भगवान का इतना बड़ा धरती है, लेकिन यहाँ पर हमारा विकास नहीं हो रहा है। जिस क्षेत्र में बोध गया में, तो अगर बाहर से देखा जाए तो बाहर से अनुसार से विकास हो रहा है, लेकिन यहाँ से जो हमारे देश में संसद रहे हैं उस अनुसार से विकास नहीं। गया शहर एक पूरा वर्ल्ड में इंटरनेशनल सिटी माना जाता है। जो तो तुम्हारा मुद्दा क्या है? मुद्दा यही है कि गया शहर का अभी तक विकास नहीं हुआ है और होना चाहिए और आगे। हमारा यही कहना है सभी लोग से कि जो भी सांसद हो, विकास करें या न करें, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमारा ये कहना है कि देश हित में ऊपर देखना है, देश जी को देखना बस। मोदी सरकार जिंदाबाद। एक मिनट सवाल को लेकर के हम लोग मोदी जी के पास नहीं जाएंगे। हम लोग क्षेत्रीय मुद्दा हम अपने संसद के पास ले जाएंगे, संसद से बात करेंगे। ठीक, एक मिनट। हाँ, थैंक यू बेटा, थैंक यू। यहाँ पे ये कैंपेन चलाई जा रही है कि गुलाब का फूल दिया जा रहा है कि आप वोट देने आए और आपको गुलाब। हाँ, खींच दिया है, आपका भी खींचा है और आपने उसको समझाया है कि जनतंत्र की ताकत बताइए, तो इसलिए ये फूल आपको हम दे रहे हैं। क्या नाम हो गया आपका? प्रमोद कुमार सिन्हा। तो प्रमोद कुमार सिन्हा जी खड़े रहिए थोड़ा देर धूप में भी, देखिए धूप में तपिश होनी चाहिए। इस धूप से उस धूप तक चलेंगे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी चटक रूप से दिख रही है। वहां पे अनुराग ढांडा हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे सहयोगी। और जाटलैंड में क्या